अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी खबरें हैं आज और लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वाइंड अप करें मुख्तसर तरीके से तमाम चीज़ों को। इस्लामाबाद का ये हिस्सा आज फिर बंद है और दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद के करीब एक कैदियों की वैन पर हमला हुआ और उस पर फायरिंग की गई कैदियों की वैन पे, जिसमें 3 MPA PTI के थे जो अदालत पेश करने के लिए ले जाए जा रहे थे, जिन पर केसेस से मुजाहरा करने के इल्ज़ाम में। और पुलिस ये कह रही है कि MPA एक का बेटा इस फायरिंग में मुलव्वस है, लेकिन दूसरी तरफ PTI ये कह रही है कि पुलिस ने खुद फायरिंग करवाई है और हमारे MPAs वहीं बैठे हुए हैं, वो भागे नहीं, वो चाहते हैं कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। ये खबर है। और तीसरी खबर ये कि आज फुल कोर्ट रेफरेंस काजी फाइज ईसा साहब के लिए पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें 5 जजेस ने हिस्सा नहीं लिया। इससे साबित हो रहा है कि एक ग्रुप अभी भी मौजूद है। और जस्टिस मंसूर का ख़त भी मंजर आम पर आया है, जिसमें उन्होंने इंतहाई सख्त ज़बान इस्तेमाल किया। लगता है कि स्कूल के बच्चों की लड़ाई हो रही है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको काजी फाइज ईसा का जो एक अहद तमाम हुआ है और उस पर उनका क्या कहना था, उनके ऊपर जो सबसे ज़्यादा तनकीद इस मीडिया ने और डिजिटल मीडिया ने की है, थंबनेल बना के और अपने व्यूज़ लेने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, वो एक बहुत अच्छे जज को प्रोपेगेंडा का शिकार करके उन पे तनकीद करके उनके खिलाफ नफ़रत फैला के, क्योंकि नफ़रत बिकती है, सच नहीं बिकता, झूठ बिकता है। और झूठ बेचने के लिए इन यूट्यूबर्स ने जिस तरह एक चीफ जस्टिस पे कीचड़ उछाला, उनका वाहिद कसूर ये था कि वो आइन को मुकद्दम रखते थे और पार्लियामेंट को सुप्रीम समझते थे। वो अपने पेटी भराओं का ख्याल रखने के लिए, अपने इदारे का गोडा ऊपर रखने के लिए सबके वो उसको नाजायज़ तौर पर दिफा नहीं करते थे। अगर जजेस गलत थे, अदालतें गलत थी, उन्होंने अपने फ़ैसलों के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए उन गलतियों को तस्लीम किया। उन्होंने सो मोटर लेना बंद किया, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फ़ैसला किया, उन्होंने अपने इख्तियारात बेंच बनाने के कमेटी को दिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये कुछ जजेस को पसंद नहीं थी और कुछ वकीलों को पसंद नहीं थी, क्योंकि पावर गेम है और उसमें ये सब कुछ हो रहा था। वो क्या कहा करते थे, सुनिएगा। आप भी रह चुके हैं डिक्टेटर के अटॉर्नी जनरल। वो वक्त था जब मैंने वकालत छोड़ दी थी। हम जब भी कोई जमहूरियत आती है तो हम छुरियां निकाल के आ जाते हैं सामने, और जब भी कोई डिक्टेटर आता है तो फौरन उसके साथ हो जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं। असूल की बात करना है तो बड़ा असूल बात करें। सबसे बड़ा असूल ये है आइन का असूल। ये आइन का असूल पे क्यों नहीं गामजन है? ये प्रिंसिपल और वो प्रिंसिपल, वो कैंसल थ्योरी ऑफ लॉ, इसी ने तो पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया है। इसी ने पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया। ये जो काजी साहब कहते थे, ये बहुत सारे लोगों को नापसंद था, क्योंकि ताकत की गेम है, ये इंसाफ का खेल नहीं है, ये ताकत की गेम है। उसमें अदलिया अपना हिस्सा चाहती थी, लिया भी कुछ। अगर अब पार्लियामेंट ने अपना किरदार दोबारा इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है तो उस पर मुखालफत हो रही है, उस पर ग्रुप बंदी हो रही है। ये ख़त जो है आज जस्टिस मंसूर साहब का, वो वाज़ेह तौर पर कह रहा है, काजी फाइज साहब पर इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि आपने अपने इदारे का साथ नहीं दिया। मतलब इदारा स्याह करे सफ़ेद करे, आपने इदारे का साथ देना है। ये कहाँ का असूल है? ये किस आइन में लिखा है? काजी साहब का कसूर ही सबसे बड़ा ये था कि उन्होंने पार्लियामेंट को सुप्रीम समझा। और ये आज आखिरी जिस इशू से हम बात शुरू करेंगे, आज की हमारी टॉप स्टोरी होगी, वो ये है कि बुशरा बीबी साहब की कल रिहाई हुई है और वो पेशावर चली गई हैं। वहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर के एनेक्सी में रहाइश पजीर हैं। और आज इमरान खान साहब की दोनों बहनों की, उज़मा खान की और अलीमा खान की भी ज़मानतें हो गई हैं, तो वो भी आज कल में बाहर आ जाएंगी जेल से। तो अब बात ये हो रही है कि पार्टी कौन चलाएगा, बेगम या बहनें? ये हमारी आज की टॉप स्टोरी है। और हमें आज मेहमान जो ज्वाइन करेंगे, शाहिद खटक साहब हैं MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, महमूद जान बाबर साहब हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर से, और हॉट इशू में बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब माहिर कानून हैं, वो होंगे। और एक सिर्फ जिक्र करना चाहता हूँ, छोटी सी बात का, कि हम शाहिद खटक साहब से बात का आगाज़ करेंगे कि फैसल चौधरी साहब ने कहा, जो कल मिल के आए हैं खान साहब से अदालत में, अदालती फैसले के बाद उनको लीगल टीम से हटा दिया सलमान अकरम राजा ने, जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी उनको निकाल दिया। और ये फैसल चौधरी साहब का ये कहना है कि मुझे ये सज़ा इसलिए दी गई है कि मैंने खान साहब को जेल में जाके सब कुछ सच बता दिया है PTI की लीडरशिप के बारे में, कि वो डी चौक में क्या हुआ और अडयाला जेल वो क्यों नहीं आए और क्या क्या मामला पार्टी के किस तरह चलाए जा रहे हैं, इस वजह से उनको सज़ा दी गई है। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। और जो फैसल बावडा साहब ने ट्वीट किया है कि डील हुई है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद खटक साहब MNA तहरीक इंसाफ। आपके लिए बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले तो मैं एक आपको ट्वीट है फैसल बावडा की,
और ज़ाहिर आपके वो साथी रहे हैं पहले पीटीआई में, लेकिन अब वो पीटीआई में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने गुज़श्ता रात कहा था खान साहब की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़मानत हो चुकी है। वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं, कह रहे बिकाऊ और बिगौड़ी पीटीआई की लीडरशिप जब अपने लीडर खान की बहनों को जेल में एक दफ़ा भी पूछने तक नहीं गई तो कौम को उनकी असलियत समझ नहीं आ रही कि क्या गेम हो रही है। मैं कौम को सच बताता रहूंगा और ये लीडरशिप आपसे छुपाती रहेगी। मेरा ये दावा और वादा भी पूरा हुआ। ये क्या हो रहा है? ये आपकी पार्टी को फैसल वापडा चला रहे हैं, वो पूरी आपकी लीडरशिप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप तो पूछने भी नहीं गए। और ये क्या गेम हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए अफसर साहब, पहले तो ये कि फैसल वाडा को हम इतना ना संजीदा लेते हैं, ना उनकी बातें जो है हमारे लिए कोई मायने रखती हैं। अगर उन्होंने कोई ऐसी किस्म की स्टेटमेंट दी तो ये वो किस कैपेसिटी में दे रहे हैं? क्या वो जज है? क्या वो वकील है? क्या उनके पास कोई इख्तियार है ऐसा? लेकिन खान साहब की बहनों से खबर देने वाला मिलने कोई आप में से जेल क्यों नहीं गया इतने दिन? ये बात जो उन्होंने की है इसका तो किसी और से ताल्लुक नहीं, आपकी लीडरशिप से ताल्लुक है। क्यों नहीं मिलने गए? जी देखिए, पहली बात ये कि तमाम हमारे लीडरशिप के ऊपर इस टाइम फेक एफआईआर है, तो वो खुद अदालतों में इस टाइम चक्कर काट रहे हैं। और बाकी रही उनसे मुलाकात की, तो उनसे मुलाकातें हुई भी है, उनकी जो बहन है वो भी उनके पास गई है और वो जेलम उनको उठा के ले गए थे, वो जेलम की जेल में है। तो जी देखिए, फैसल वाडा का या किसी का हमारे पार्टी की इंटरनल मामलात के साथ कोई काम नहीं है। ये वो सारे बुजदिल है जो भाग गए थे खान साहब। तो ये जो कहा जा रहा है कि कोई डील हो गई है पीटीआई की और पहले बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, कल वो पहुंच गई है पेशावर, आज बहनों की भी जमानत हो गई है, तो कोई डील हुई है या नहीं? जी देखिए, बुशरा बीबी को बिल्कुल एक डील के तहत, जो जिसको हम लंदन प्लान कहते हैं, लंदन में एक प्लानिंग हुई कि पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे। कोशिश होगी कि इमरान खान को पहले हम कमजोर करें, उनको तोड़ें और उनको मुल्क से बाहर भेज दे। जब उनको लगा कि इमरान खान चट्टान की तरह तमाम चीजें जो है वो फेस कर रहा है, तो फिर कोशिश हुई कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान की कमजोरी होंगी, इमरान खान को बुशरा बीबी के जरिए हम तोड़ देंगे। लेकिन बुशरा बीबी ने जिस दलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ जो वफा उन्होंने निभाई, पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। बुशरा बीबी वहां पेशावर में कहां पे रहाइश रखेंगी? अभी वो पेशावर में जहां पे भी रहती है, जिसके पास रहती है, तो मीडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अगर वो चीफ मिनिस्टर हाउस में रहती है, हाँ यही बात करना चाह रहे। चीफ मिनिस्टर हाउस तो सरकारी है ना, तो उसकी एनेक्सी में जो खबरें आ रही है उसकी एनेक्सी में वो शिफ्ट हुई हैं, ये बात दुरुस्त है? खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है ये उनके शौहर के नाम की है, ये इमरान खान साहब के नाम की है। हमें लोगों ने इलेक्ट इमरान खान और तहरीक इंसाफ की वजह से किया है। तो अगर वो इधर रहती है तो पेशावर जो है ये मेहमान नवाजों का शहर है, हमारी पख्तूनों की रिवायात है। अगर वो चीफ मिनिस्टर की बजाय, मुझे कंप्लीट करने दे, अगर वो चीफ मिनिस्टर हाउस की बजाय कहीं पे भी रहना चाहे तो हमारे पख्तूनों की जो रिवायात है कि हम अपने मेहमानों की कदर करते हैं, हम अपने मेहमानों की हिफाजत करते हैं, तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जो है वो तैयार है उनकी मेहमान नवाजी। अच्छा, तो इसमें एक ये जाहिर है ये मीडिया में आई थी बात कि वो एनेक्सी में शिफ्ट हुई हैं और अच्छी बात आपने की मेहमान नवाजी की। तो अगर मीडिया में ये भी आ रही है कि अब वहां से वो जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसमें भी उनका रोल बढ़ेगा, जैसे पंजाब में था जब उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, ये बात दुरुस्त है? आप मुझे अगर कोई एक सबूत दे दें कि वो पंजाब की हुकूमत में इन्वॉल्व रही है, उनका कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली दौरे करती रही जगहों पे, अगर वो हॉस्पिटल्स वगैरह के तो फिर ऐसा पागल खाने के दौरे करती रही हैं और इल्जामात लगते रहे बहुत ज्यादा। उस वक्त उनके जो एक्स हस्बैंड थे खावर मानेका पे भी और बच्चों पे भी कि पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफर करवाते थे। तो मुझे अभी जी मुझे अभी रिस्पॉन्ड करने दे। सिवाय सोशल वर्क के कि वो अगर गई है तो वो यतीम खानों में गई है, उनका खाना देखने गई है, उन जगहों पे वो उन्होंने विजिट किया है कि जिन चीजों का सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप उस्मान बुज़दार को अपनी टीवी पे बिठाए ना, वो तो पीटीआई भी नहीं है, आप उससे पूछ ले। ये बात आपकी मैं इससे मुत्तफिक हूं कि उस्मान बुज़दार किससे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, ना कभी वो गिरफ्तार हुआ, ना कोई केस बना। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो बातें हो रही हैं कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं
और बुशरा बीबी या उनकी इमरान खान साहब की बहनों के दरमियान पार्टी के अंदर अपने रोल के लिए कशमकश होगी, आप इसकी तरदीद करते हैं या तस्दीक करते हैं? आप अगर आपके पास ऐसी कोई खबर हो जो ऑथेंटिक हो तो आप नाज़रीन को बता दे। बुशरा बीबी जेल में, तो वो जेल के अंदर, उनको जेल में डाला, पिछले 9 माह से वो जेल में थी। तो मुझे ये बताएं कि वो क्या पोजीशन चाह रही थी, उनको क्या पोजीशन चाहिए था। फॉर एग्जांपल, अगर उनको पोजीशन चाहिए होती तो क्या वो इमरान खान साहब से के होते हुए, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कोई पोजीशन नहीं ली। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक्तिदार से बेदखल हुई, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, क्या उस टाइम उन्होंने कोई पोजीशन ली? क्या वो किसी जलसे में गई? क्या उन्होंने कोई मीटिंग चेयर की? उस टाइम उनको शौक नहीं था। क्या आज उनको शौक उनका पैदा हो गया कि वो कोई पोजीशन ले? जी देखे, इस टाइम सिर्फ और सिर्फ जो मीडिया के ऊपर जो चीजें चल रही हैं वो तमाम के तमाम रूमर्स है। शाहिद खटक साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और आपने सुना शाहिद खटक साहब का मौक़िफ़। अब हम बात करेंगे महमूद जान बाबर साहब से, जो ब्यूरो चीफ हैं हमारे पेशावर समा के, और उनसे पूछेंगे कि वहाँ क्या सिचुएशन चल रही है। महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। महमूद साहब, ये बताइएगा कि तस्दीक तो कर दी शाहिद खटक साहब ने कि बुशरा बीबी साहिबा चीफ मिनिस्टर की एनेक्सी में रहाइश पजीर हैं। आप बताइएगा कि क्या वहाँ पेशावर में इतला पहले पहुँच चुकी थी कि कल बुशरा बीबी साहिबा रिहा हो जाएंगी और पेशावर आएंगी? जी अफसर साहब, ये तस्दीक हो गई है कि जो कि सूबे के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने अपने करीबी दोस्तों को एक रात पहले ही बता दिया था कि अगले दिन जो है तो बुशरा बीबी की जमानत हो जाएगी, और उन्होंने इन तैयारियों के हवाले से भी शायद उनको बता दिया था कि वो पेशावर ही आएंगी। इसका मतलब जो डील की बातें हो रही हैं कि डील थी और उसके तहत रिहाई हुई है, अगर पहले ही पता चल गया था चीफ मिनिस्टर साहब को कि अदालत का फैसला क्या आना है, फैसल वावडा ने भी यही दावे पहले भी किए हैं, तो अदालती फैसलों का अगर इल्म पहले से हो गया था तो क्या कोई डील की बातें भी अली अमीन साहब ने अपने दोस्तों से की हैं? जी अभी तक तो अफसर साहब डील की कोई कंफर्मेशन तो नहीं हुई, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन तो है कि ये इस बात की कंफर्मेशन है कि अली अमीन गंडापुर साहब को पहले से पता था। ठीक है। और उनको किसने बताया था, तो वो 2-3 बार ये बात कह चुके हैं कि उनसे बात होती है, और उनसे कौन बात करता है, तो वो उन्होंने वाज़े तौर पे 2-3 बार उसका इशारा भी दिया है कि वो जो है उन लोगों से भी बात करते हैं जो कि पार्टी से नाराज हैं, जिनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, तो वहां से भी, तो ये इतला भी तो उनको यकीनन वहीं से कहीं से आई होगी, क्योंकि इनके कहने के मुताबिक जिस तरीके से फिर वो बात उन्होंने फौरी तौर पे अपने दोस्तों को बताई, तो इससे ये बात तो वाज़े है कि उनसे बात हुई थी, और वो बात उन्होंने फिर अपने जो करीबी दोस्त थे जिन पे उनको एतमाद था उनके साथ भी डिस्कस की। बुशरा बीबी का पेशावर पहुंचना और वहां रहना, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बुशरा बीबी का यहाँ आना जो है वो मेरे ख्याल में अहम है अली अमीन गंडापुर साहब के लिए। अली अमीन गंडापुर साहब को एक जो उनकी इस वक्त पोजीशन है, जो उसको क्वेश्चन किया जा रहा था पार्टी के अंदर से भी, कारकुन भी नाराज थे। 3 बार वो चले गए, लाहौर चले गए, इस्लामाबाद चले गए, फिर वो अजीब अजीब तरीकों से वापस आते थे, तो वो जो थोड़ी बहुत डाउट्स बनी थी, तो मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी का पेशावर आना उन्हें ज्यादा सपोर्ट करेगा। आपका कहने का मतलब है कि अली अमीन गंडापुर की गिरफ्त हुकूमत पे मजबूत होगी बुशरा बीबी के पेशावर में रहने से? मैं समझ रहा हूं कि हुकूमत पे तो उनकी गिरफ्त मजबूत थी, लेकिन जो पार्टी के अंदर की जो बात थी, जो लोग उनसे नाराज थे, अगर वो कुछ करना भी चाह रहे थे, तो मेरे ख्याल में ये बुशरा बीबी का आना जो है ये उनके हवाले से, कारकुन के जहन में अगर कुछ होगा तो कारकुन के जहन में कुछ भी हुआ तो वो उसे खत्म करने में शायद वो उसकी मदद भी लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये जो बातें हो रही हैं, और इमरान खान साहब की बहनों की जमानत भी हो गई है आज, तो दूसरा ग्रुप जो है पार्टी का, नाराज ग्रुप जो है अली अमीन गंडापुर से, क्या वो इस सूरत हाल में जब बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट करेंगी पार्टी के अंदर, तो जो नाराज ग्रुप है पार्टी का, क्या वो बहनों की तरफ जाएगा, लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ देखेगा, या ये सारी पार्टी मुतहिद रहेगी? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कुछ लोगों से हमारी भी बातचीत होती रहती है, तो वो भी शायद यही चाहते हैं, जो उनकी बातों से मुझे तासुर मिला है उस डिस्कशन से, कि वो भी ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब या जो बानी पीटीआई हैं, तो उनकी कोई बहन
इस वक्त जो है वो क़यादत संभाले तो वो पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर होगा। और मेरे ख्याल में पहले से ही ज्यादातर लोगों को मालूम था कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो उनका हाथ उनके सर पे था। तो इस वजह से मेरे ख्याल में वो लोग तो इस वक्त इसको सपोर्ट नहीं करेंगे कि अगर पार्टी की जो क़यादत है या पार्टी का जो सारा का सारा इख्तियार हो वो इनके पास आए। तो मेरा ख्याल है कि कुछ सोच अगर यहाँ पे ये है पेशावर में कि बुशरा बीबी जिनके साथ होंगी वही लोग कामयाब होंगे, पार्टी भी उनके साथ होगी, हुकूमत भी उनके साथ होगी, तो दूसरी तरफ के लोग ये चाहते हैं और वो ये समझ रहे हैं कि अगर अलीमा खान साहिबा जो है वो आती हैं तो पार्टी के ज्यादातर मसाइल हल हो सकते हैं। तो ये इस वक्त दो सोच हैं। ये दो सोचों के हवाले से जो मेरी बात हुई है तो ये दो इस वक्त अफराद सामने आए हैं। इसके अलावा कोई तीसरा नाम अभी तक सामने नहीं आया। जो मुख्तलिफ इस वक्त पार्टी के अंदर के जो ग्रुप हैं, एक बरसर इक्तदार ग्रुप है या एक दूसरा आप कहें कि जो उनके मुखालिफ ग्रुप है, तो उन दोनों की सोच में अभी तक ये दो खवातीन के नाम ही सामने आ रहे हैं। इसके अलावा तीसरा नाम तो मैंने आप समझते हैं कि बुशरा बीबी पेशावर में बैठ के सियासत में या पार्टी की सियासत में वो हिस्सा लेंगी और अली अमीन गंडापुर के साथ, तो फिर दूसरी तरफ अलीमा खान लाहौर में बैठ के वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ पार्टी के जो लोग हैं उनके साथ मिलके कश्मकश आपको नजर आ रही है मुस्तकबिल में होती हुई? देखें जिस तरीके से बुशरा बीबी को यहाँ पे एनेक्सी में रख के उनकी जिस तरह हिफाजत की जा रही है, उनको अलग रखा जा रहा है, उनके लिए अलग से एक स्टाफ ला के रखा गया है हमारी इतला के मुताबिक, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है पहले के मौजूद स्टाफ से, और उसमें ज्यादातर खवातीन हैं। तो वो खवातीन हैं, उनकी तमाम जरूरियात का ख्याल रख रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अगर यहाँ जो यहाँ पे अफवाहें थी कि वो यहाँ पे पार्टी के इजलासों की सदारत करेंगी, तो आज उन्होंने इस हवाले से एक वाज़ेह पैगाम दे दिया। एक बयान उनकी जो तर्जुमान है मिशाल यूसुफजई, उन्होंने ये बयान दे दिया कि वो घरेलू खातून है, उनका पार्टी की पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। आज तक तो वो उनका ये बयान है। अगले दिन का पता नहीं चल रहा है कि वो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सूरत हाल है, अगर आइंदा यहाँ से कोई जुलूस लेके जाया जाता है, कोई और लॉन्ग मार्च होता है, तो अगर कोई अली अमीन गंडापुर साहब उनकी जरूरत पड़ती है या किसी पार्टी में किसी और को उनकी जरूरत पड़ती है, वो नहीं मालूम कि उस वक्त वो क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार करती हैं। क्या वो सामने आएंगी, कारकुन को खुद आवाज देंगी, जो लोग नाराज हैं उन्हें भी बुलाने की कोशिश करेंगी, वो उस वक्त, लेकिन आज तक कंट्रोल करेंगी। आज तक ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद जान बाबर साहब हमसे बात करने का। वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू जो कि काजी जस्टिस फाइज ईसा साहब के बारे में है कि एक यादगार अहद तमाम हुआ। एक छोटे से ब्रेक के बाद। अ बैड सिस्टम विल बीट अ गुड पर्सन एवरी टाइम, ये किसी ने कहा है। और आज इसलिए ये मुझे याद आया कि आज काजी फाइज ईसा साहब का आखिरी दिन था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे, और एक बैड सिस्टम ने पूरी कोशिश की कि उनको बीट किया जाए, प्रोपेगेंडा के ज़रिए उनको कंट्रोवर्शियल बनाया गया, उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए जिनमें कुछ सच्चाई नहीं थी, लेकिन वो हौसले से अपना काम करते रहे। हमेशा आइन और कानून और पार्लियामेंट को उन्होंने इज़्ज़त दी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारी अदलिया और हमारा इदारा सबसे बेहतर है, सबसे सुप्रीम है, और अपने पेटी भराओं को मैंने डिफेंड करना हर कीमत पे। ये उनमें एक ऐसी सलाहियत थी जो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों में है। इस पर बात करेंगे। और जो आइनी तरामीम आई हैं, उसके बाद आने वाले चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, जो अदलिया में तकसीम हमें आज नज़र आई है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, आज फुल कोर्ट रेफरेंस था, 5 जजेस उसमें से गैर हाजिर थे और उनमें से सीनियर 3 जजेस भी हैं। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने, सीनियर कानूनदान है। सलाहुद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने फुल कोर्ट रेफरेंस देखा होगा और ज़ाहिरा आपकी भी एक राय उस पर होगी जो हमें मालूम भी है, लेकिन मेरा ज़्यादा कंसर्न ये है कि काजी साहब तो अपना एक अहद गुजार के चले गए और वो यादगार अहद है बहुत हवालों से, हालांकि उसकी उम्र सिर्फ 1 साल और कुछ ही दिन ऊपर थी। लेकिन जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, ऑनरेबल जस्टिस यहिया अफरीदी साहब, आप क्या समझते हैं उनके लिए ये जो चैलेंज है? आज भी ख़त एक और जस्टिस मंसूर साहब ने लिखा है और उसमें उन्होंने बहुत ही ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की है जो मैंने कभी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़त से या ज़ुबान से नहीं सुनी। तो कैसे देखते हैं आप यही अफरीदी साहब के लिए चैलेंजेस को? देखिए, अव्वल तो ये चीज़ जो जजेस की पिछले 2-3 सालों में जो शुरू हुई है
कि जजेस अपनी आपस में जो डिसएग्रीमेंट्स हैं वो पॉइंट्स ऑफ लॉ पे नहीं बल्कि पर्सनल रिमार्क्स, और हमने कोर्ट्स में भी यही देखा है। इसकी शुरुआत एक्चुअली मैं समझता हूं कि जब काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस हो रहा था तो उसमें इतनी डिवीजन आ गई थी कोर्ट में कि जो जजेस फायज ईसा साहब की हिमायत में बोलते थे, जिसमें मकबूल बाकर, मंसूर अली शाह साहब, कुछ हद तक याया अफरीदी साहब, और जो दूसरी जजेस थे जिसमें बंदेयाल साहब और मुनीब अख्तर साहब थे, उनमें आपस में इतनी हीटेड किस्म के फिर कमेंट्स एक दूसरे के खिलाफ आना शुरू हुए। फिर नेचुरली फिर काजी साहब अपना केस आर्ग्यू कर रहे थे तो उनकी भी कमेंट्स थे और एक्सचेंज हुआ। वो जो चीज़ है वो फिर हमने बंदेयाल साहब के पूरे टेन्योर में वो जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ देखा। उसमें फिर काजी साहब की अपनी भी खतूत होते थे, फिर उन खतूत पे जवाबी खतूत आते थे। फिर काजी साहब के दौर में भी जब जजमेंट्स इस किस्म की और दोनों साइडों से आई, अभी लास्टली मैं आई थिंक जो आखिरी जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड हुई है उसमें हसन अजहर रिजवी साहब का एक डिसेंटिंग नोट नहीं है बल्कि एक्चुअली सपोर्टिंग नोट है, जिसमें वो मैं कहते हैं कि काजी साहब ने जो नैब अमेंडमेंट्स के केस में जो जजमेंट दी है वो तो सही दी है कि उनको बहाल किया है नैब की अमेंडमेंट्स को, मगर कहते हैं कि जो अल्फाज आपने इजाजुल एहसन साहब और बंदेयाल साहब के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं वो नाजेबा थे। तो अभी ये जो अब उसी और तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से हो रहे हैं ना। अभी जैसे जस्टिस मंसूर साहब का जो खत आया है, बिल्कुल उम्र के लिए तशरीफ लेके हैं, यू थिंक कि गुड कॉन्शियंस में उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया, गुड कॉन्शियंस और हैविंग नो ग्रेस और ह्यूमिलिटी। आप समझते हैं कि जस्टिस मंसूर साहब खुद ग्रेस और ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं इस खत के जरिए? देखिए, मैं समझता हूं कि इस किस्म के खतूत और जिस वक्त ये ऑल्दो आपको पता है काजी साहब की आई वाज इन सपोर्ट ऑफ हिज स्टांस एट दैट टाइम, बट इवन एट दैट टाइम मैं समझता था कि जो खतूत हैं जिसमें इस किस्म की बातें और जजेस के बारे में की जाती हैं वो अननेसेसरी हैं। और उसी तरह फिर मैंने कई मरतबा कोर्ट की केसेस में अपना मुनीब अख्तर साहब के कुछ कमेंट्स ऐसे होते थे, काजी साहब के ऐसे कमेंट्स होते थे, अब ये मंसूर अली शाह साहब का लेटर आ गया है उसमें भी बात दरअसल अगर आप इस क्वेश्चन मेरा ये था, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन मेरा ये था कि अब क्या होगा, अब जो नए चीफ जस्टिस आए हैं क्या उनके आने से ये टेम्परेचर जिसका आपने जिक्र किया है और जो इख्तलाफात हैं जिसका आपने जिक्र किया है, अब आज ही फिर जस्टिस मंसूर साहब का एक खत आ गया, आप इसको ऐसा ही देख रहे हैं, ये कम होगा ये ज्यादा होगा? सर मैं समझता हूं ये ज्यादा होगा और बाय स्ट्रक्चरल डिजाइन ज्यादा होगा। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि जब आपने ये आईनी तरमीम कर दी कि आप 3 जजेस में से एक चीफ जस्टिस चुनेंगे, ठीक है, आपने ऑलरेडी एक पॉइंट ऑफ डिसेंशन तीनों में तो बना दिया। दूसरी चीज, जब आपने ये सिस्टम बना दिया कि कुछ जजेस आईनी बेंचेस पे बैठेंगे, कुछ जजेस गैर आईनी होंगे, ठीक है, जब आप उस चीज में पिक एंड चूज कर रहे होंगे तो आप मजीद आपस में रिजेंटमेंट्स बढ़ाएंगे। जब आप सिस्टम ये होगा कि मुकदमा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर डिसाइड करना होगा कि ये हम सुनेंगे या आईनी बेंच सुनेगी, जब वो जुरिस्डिक्शनल वॉर्स होंगी तो ये जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज ही होगा, ये कम नहीं हो सकता। तो आप समझते ये सारा कुछ पावर प्ले नहीं है, पावर गेम नहीं है, ये बजाय इसके कि इंसाफ के निज़ाम पे तवज्जो दी जाती? क्या जो जुडिशरी का रिकॉर्ड है पाकिस्तान में, आप नहीं समझते कि उसने हमेशा अपने हुदूद से तजावज़ किया है पावर प्ले, पावर गेम का हिस्सा बनने के लिए और उसमें अपना हिस्सा ज़्यादा लेने के लिए, जिसकी वजह से आज ये हालात हैं? देखिए, जुडिशरी की तरफ से नो डाउट एक्सेसेस हुई हैं, बहुत सी हुई हैं, तो उसका रद्द किसी ना किसी वक्त तो आना था ना। अगर आप देखें, बात ये है कि आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करते हैं।
एक आपका मसला ये था कि चीफ जस्टिस जो थे वो अपनी मर्जी के बेंचेस बनाते थे और अपनी मर्जी के फैसले दे देते थे। वो आपने मसला रिजॉल्व कर दिया कि आपने कहा कि 3 रुकनी कमेटी बनाएगी। ठीक है, दूसरा मसला ये था कि सुओ मोटो में वो अपने हदूद से तजावज कर देते थे। वो आपने मसला हल कर दिया कि आपने एक अपील कायम कर दी कि अगर आपने फैसला दे भी दिया है तो फिर डिफरेंट जजेस उसकी अपील सुनेंगे। मैं समझता हूं उसकी वजह से जो पिछला जो साल अच्छा गुजरा है उसमें सिर्फ ये काजी साहब को क्रेडिट नहीं जाता, ये बल्कि उस सिस्टम को जाता है। वो सिस्टम अब आपने दोबारा से चेंज करके आपने ये कर दिया है कि सियासतदान जो हैं वो अब ये तकरीरियां भी करेंगे, बेंचेस भी बनाएंगे, तो उससे जो है पॉलिटिकलाइजेशन मजीद बढ़ेगी। ठीक है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, लेकिन क्या पाकिस्तान की अदलिया कोई यूनिक है पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में जजेस कहां अपॉइंट करते हैं? पूरी दुनिया में अमेरिका देख लें आप, बरतानिया देख लें, इंडिया देख लें, सियासतदानों ने करना होता है। मैं अभी आपको मिसाल देता हूं जी, मैं मिसाल देता हूं। इंडिया में जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम जो है वो अपॉइंट करती है। इंडिया में कभी अ फॉर्मल नोटिफिकेशन इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, मगर जो नाम जाते हैं वो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जाते हैं। इंग्लैंड में एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन होती है। उस जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में आधे जो होते हैं वो जजेस बैठते हैं और आधे जो होते हैं वो सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, ना पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ना गवर्नमेंट के होते हैं। उनकी जो रिकमेंडेशन है वो फिर गवर्नमेंट को जाती है एंड गवर्नमेंट इन 99.99% ऑफ द केसेस रूटीनली दे पास देम। हमारे सिस्टम्स बाकी जितनी भी जुडिशियल कमीशंस वगैरह दुनिया में है, अमेरिका इज अ सेपरेट एग्जांपल, उस पे भी बात करते हैं। मेरा एक सवाल ले लें, जुडिशियल कमीशंस कायम की एक सवाल ले लें, जुडिशियल कमीशन हमारे यहाँ, एक सवाल ले लें, जुडिशियल कमीशन हमारे यहाँ भी बन गया है और उस रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उसमें भी जजेस मौजूद हैं। लेकिन आपने जो एग्जांपल दी इंडिया की और बरतानिया की, क्या वहाँ की अदलिया की तारीख में 4 मार्शल लॉ को इंडोर्स करना, एक वज़ीर आज़म को फांसी पे लटका देना, 2 वज़ीर आज़म को घर भिजवा देना, 4-5 लोगों का मिलके, ऐसा कोई उनकी तारीख में है? क्या वो 129वें नंबर पे आते हैं पूरी दुनिया में? कैसे लोग एतबार करें, पार्लियामेंट कैसे एतबार करें इस अदलिया पे? देखिए, मैं फंडामेंटली इस फ्रेमिंग से थोड़ा डिसएग्री करता हूं। जरूर। मार्शल लॉज को अदलिया ने इंडोर्स भी किया है, मार्शल लॉज को अदलिया ने अपोज भी किया है। ठीक है, और जो लेटेस्ट जो मार्शल लॉ लगा था, जो मुशर्रफ साहब ने लगाया था, उसके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास किया था। ये अलग बात है कि फिर उनको उठा के घर भेज दिया था जबरदस्ती, मगर जैसे ही वो रिस्टोर हुए तो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट बार का फैसला भी दिया कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को खत्म किया एटसेट्रा। फिर उसी बहाल होने वाली अदलिया ने 2 वज़ीर आज़म को घर भिजवाया। इसी बहाल होने वाली अदलिया ने 2 वज़ीर आज़म को घर भिजवाया, किसी हुकूमत को काम नहीं करने दिया सो मोटो के जरिए। देखिए, यहां बिल्कुल मैं तो आपको पता है बिल्कुल कभी नहीं डिफेंड करता कि हमारी बड़ी अदलिया की बड़ी ग्लोरियस हिस्ट्री है, मगर हमारे मुल्क में जो पार्लियामेंट भी है, अगर आप उनकी भी परफॉर्मेंस देखें तो पार्लियामेंट्स ने भी मिलिट्री डिक्टेटर्स को लेजिटिमाइज किया है और कोई ऐसी जमात नहीं है पाकिस्तान में जिसमें कोई ऐसा सियासत लीडर नहीं है जिसने अपनी तारीख में कभी, चाहे आप भुट्टो साहब को ले लें, नवाज शरीफ को ले लें, या ये JUI फजलुर रहमान साहब को ले लें, या MQM को ले लें, जिसने किसी ना किसी मार्शल लॉ डिक्टेटर का साथ दिया। बिल्कुल सही है। हमारे मुल्क में दैट इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। ये अटैक करना कि पार्लियामेंट का रोल ज्यादा खराब रहा है या अदलिया का रोल ज्यादा खराब रहा है, वो मैं समझता हूं डिबेट जो है नॉन प्रोडक्टिव है। इस पे डिबेट हम नहीं करते। कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है
उससे तो हम आंखें फेर लेते हैं। हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपकी बात सिर्फ मैं इतना इजाफा करूंगा उसमें कि मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। ना पार्लियामेंट का रोल आइडियल है, ना अदलिया का आइडियल है, लेकिन आइन ये कहता है कि पार्लियामेंट का काम पार्लियामेंट करेगी, अदलिया का काम अदलिया करेगी। अदलिया जब हुकूमत में काम करना शुरू कर दे, डैम बनाने शुरू कर दे, लोगों के जाके हॉस्पिटल चेक करने शुरू कर दें, तो फिर लोगों को एतराज़ होता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, लेकिन हमारा बुनियादी सवाल वहीं पर रह गया कि चैलेंजेस क्या अदलिया के लिए। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। और वक्त हुआ है हमारे एडिटोरियल का, और आज का एडिटोरियल है पार्लियामेंट और अदलिया, ओवर रीच या ओवरसाइट। बहुत बहस चल रही है पाकिस्तान में। जो आइनी तरमीम अभी हाल ही में हुई हैं और पार्लियामेंट ने जितनी तेज़ी से वो तरमीम करने की कोशिश की है, उसमें कुछ सुकम है, कुछ फ्लॉज हैं जो आइनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन के मुताबिक ठीक नहीं है। लेकिन जो सबसे इस वक्त बहस और डिबेट जिस बात पे हो रही है ज़्यादा, आपने भी हमारे हॉट इशू के दौरान भी सुना होगा, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब जो फरमा रहे थे कि एक तरफ अदलिया, वकील, जजेस और वो निज़ाम है सारा, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट या अवाम है, और खींचातानी ये हो रही है। पार्लियामेंट को एक्यूज़ किया जा रहा है कि पार्लियामेंट ने ओवररीच किया है। अब हमने बात इस बात पे करने की पार्लियामेंट की ओवरसाइट है या पार्लियामेंट की ओवररीच है। ओवरसाइट मतलब पार्लियामेंट का कोई इख्तियार होना चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट में और उनकी अकाउंटेबिलिटी पे या नहीं, या आज़ाद अदलिया को आज़ादी के नाम पे आज़ाद होना चाहिए। और अगर हम देखें तो जो कहा जा रहा है कि आइनी तरमीम अदलिया की आज़ादी पर हमला है, हमारा नहीं ख्याल कि ऐसा है, क्योंकि आज़ाद अदलिया जमहूरियत की मजबूती के लिए तो अहम है, लेकिन जो हमारी आज़ाद अदलिया ने पहले से कमज़ोर जमहूरियत को अपने 100 मोटर्स के ज़रिए वेंटिलेटर पर पहुंचाया है, उसका जवाब कौन देगा? कौन इस बात का जवाब देगा कि तमाम मार्शल लॉ को हमारी अदलिया ने हमेशा इंडोर्स किया? पार्लियामेंट पर भी ये इल्ज़ाम लगता है, लेकिन पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी तो होती है ना। वो 5 साल बाद वोट लेने तो जाते हैं, अवाम उनकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, हम खुद तनकीद करते हैं। अदलिया पे तो हम तनकीद भी नहीं कर सकते। किसी जज की अकाउंटेबिलिटी होना भी एक केटू सर करने के बराबर है। और फिर बजाय इसके कि अदलिया अपने आप को दुरुस्त करती, 129वां नंबर है जो अभी कल ही जो रैंकिंग आई है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया का, 4 मार्शल लॉ को सपोर्ट करने के बाद, 1 वज़ीर आज़म को फांसी घाट तक पहुंचाने के बाद, 2 मुंतखब वज़ीर आज़म को घर पहुंचाने के बाद, अगर हमारी अदलिया अपने आप को लाडले बच्चे की तरह चाहती है कि सलूक किया जाए, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान के अवाम इसके बारे में अपनी मुख्तलिफ राय रखते हैं। अदलिया को अपने अंदर अपने घर को पहले बेहतर करना चाहिए, अपने निज़ाम को बेहतर करना चाहिए, अपने अंदर इख्तिलाफात को कम करना चाहिए। बच्चों की तरह लड़ने के बजाय अपने आप को एक ऐसे रास्ते पे चलना चाहिए जहां लोग खुद कहें कि इनकी आज़ादी का दिफा हम करेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि 4-5 लोग मिलकर एक सियासी जमात को या एक शख्स को जिसने हाथ में डंडा पकड़ा हो उसको सपोर्ट करते हैं और आवाम की राय को कुचल देते हैं, पार्लियामेंट के इख्तियारात को कुचल देते हैं, एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात अपने हाथ में ले लेते हैं, डैम बनाने के लिए फंड के नाम पे पूरी दुनिया के दौरे करते हैं, तो फिर लोगों को एतराज़ होता है। आपने पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजीकारी पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके जो नताइज निकले, और फिर रिकोडिक पे जो फैसला आया उसके जो नताइज निकले, वो आपके सामने हैं। तो देखना यह है कि इस वक्त जो ये पावर गेम चल रही है, जो एक जिसे कहते हैं पावर पाए है, उसमें हिस्सा सब लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, पार्लियामेंट भी, एग्जीक्यूटिव भी और अदलिया भी। तो अदलिया जो है वो पावर गेम में अपने हिस्से से ज़्यादा हिस्से लेने की कोशिश कर रही है, यह वाकई आज़ादी पे हमला है। ये फैसला करना, इस पर सोचना हम सबका फ़र्ज़ है, और ये देखना पड़ेगा कि क्या अदलिया की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्या उसकी अपॉइंटमेंट में पार्लियामेंट का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है तो फिर सोचिएगा कि क्या इस पावर गेम में जो इस वक्त इतना शोर व गुल हो रहा है, इसकी वजह इख्तियारात का जाना है, या इसकी वजह यह है कि अपने हाथ से ताकत जा रही है और लेकिन नाम लिया जा रहा है असूल का, और शोर इसीलिए हिमालय की चोटियों से भी बुलंद है। सोचिएगा। गुड नाइट।